तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एपिसोड में। लेजेंड्स ऑफ अरेबियन नाइट्स की हम कहानी सुन रहे हैं, जिसमें कि आपने पहले एपिसोड सुना। आज एपिसोड 2 की बारी है। तो उससे पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं पिछली वीडियो का, क्या क्या था उसमें। तो जो शाहजहां था, उसकी बेगम ने उसे धोखा दिया, दूसरे गुलाम के साथ वो सो रही थी। ये देख के उसे बहुत ही हर्ट हुआ और उसने उसी वक्त तलवार निकाल के अपनी बेगम का गला काट दिया। फिर उसके बाद वो काफ़ी गमज़दा रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया बेचारा। फिर जब वो शहरयार से मिला तब भी वो सैड ही था। शहरयार ने उसे ऑफ़र किया कि चलो शिकार पर चलते हैं, तुम्हारा मूड थोड़ा सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसका ऑफ़र उसने ठुकरा दिया। शाहजहाँ अपने ही गम में था। उसने मना कर दिया कि भाई आप जाओ, मैं बाद में देखता हूँ। तो शहरयार ने भी ज़्यादा उसे फोर्स नहीं किया कि ठीक है, जब तुम्हारा दिल जो करे वो करना, जब तक मैं शिकार करके आता हूँ। जब शिकार करने के लिए शहरयार चला गया तो शाहजहाँ ने देखा कि जो शहरयार की बीवी है वो भी उसे धोखा दे रही है, वो भी किसी और गुलाम के साथ मज़े कर रही है। ये सब देख के उसका जो गम था वो छूमंतर हो गया। किस लिए? क्योंकि उसे अपने से ज़्यादा बड़ा झटका सामने देखने को मिल रहा था। उसने देखा कि मेरा भाई इतना बड़ा बादशाह हो गया, हर चीज़ है उसके पास, हर पहरे में रहती है उसकी बीवी, फिर भी ये सब काम हो रहे हैं। तो उसका गम, उसे अपना गम छोटा लगा, इसलिए वो अपने गम से बाहर निकल गया। अगले दिन से वो अच्छे तरीके से खाने पीने लगा, घूमने फिरने लगा। पूरे शहर उसने अच्छे तरीके से घूमा। जब तक उसका भाई नहीं आया वो खुशी खुशी पूरा शहर घूमा और खिलाई पिलाई की। शहरयार वापस आया, उसने अपने भाई को देखा कि ये तो काफ़ी खुश है। उसने अच्छे तरीके से उसका वेलकम किया कि भाई आओ, बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। मैं पहले आपसे खुशी खुशी नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। तो शहरयार को भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम ये अपने गम से तो बाहर आ गया, अब अच्छा लग रहा है। जब खाना पीना होता है, फ्रेश होता है, तो बादशाह बात करता है शाहजहाँ से। कहता है, शाहजहाँ तुम मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से तुम इतने डिप्रेशन में चले गए थे और तुम्हारी हालत देखने लायक हो रही थी कि इस तरीके से तुम पीले पड़ चुके थे पूरे, और कौन सा गम था जो तुम्हें सताया जा रहा था। तब वो बताता है कि भाई मेरी बेगम ने मुझे धोखा दिया और वो किसी और गुलाम के साथ सो रही थी। बस मुझसे ये बात गवारा नहीं गुजरी, इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया और सही मेरी हालत का ज़िम्मेदार सिर्फ मेरी बीवी थी। कहता है फिर तुम निकले कैसे? कहता है कि भाई बस यही मत पूछो तुम कि मैं निकला कैसे। ये बात अगर मैंने आपको बता दी तो आप हो सकता है कि डिप्रेशन में चले जाओ। अभी अभी तो मैं ठीक हूँ। वो पूछता है, फोर्स करता है, फिर भी अपने भाई को कहता है कि बताओ मुझे ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से तुम ठीक हो गए और तुम्हारा गम ख़त्म हो गया। कहता है कि भाई मैं बता तो दूँ, लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो आप देख लेना, लेकिन आप गुस्सा मत करना और मेरी बात का यकीन करना। तो शहरयार कहता, हाँ तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमसे बढ़कर मैं किसी पर भरोसा करूँगा, तो तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची होगी, बताओ क्या बात है। वो बताता है कि जब आप शिकार पर गए थे तो आपकी बेगम आपको धोखा दे रही थी, यानी किसी और गुलाम से मिल रही थी। मैंने ये सब देखा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। शहरयार कहता है कि अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो इसी वक्त में तुम्हारी गर्दन काट देता, लेकिन तुम मेरे भाई हो सकता है तुमने कुछ देखा हो, लेकिन फिर भी मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेगम मुझे धोखा दे सकती है। शाहजहाँ कहता है कि हाँ ये तो है, बात तो ताज्जुब करने वाली है, लेकिन मैं जब तक आपको दिखाने देता तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको प्रूफ देखना है मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो एक काम करिए, आप सुबह होते ही सबको हुक्म दीजिए कि हम दोबारा शिकार पर जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, सुबह होती है, शहरयार सबको हुक्म देता है कि चलो दोबारा शिकार पर चलते हैं, मैं अपने भाई को लेके दोबारा शिकार पर जाना चाहता हूँ। तो सबकी तैयारी हो जाती है, सुबह सुबह बाहर खेमे लग जाते हैं। जब सब खेमे में जाते हैं तो शहरयार अपने वज़ीर को बुलाता है और कहता है उनसे कि इस खेमे के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए, यानी जो उनका पर्सनल खेमा था उस खेमे के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ हम लोग रहेंगे और तुम मेरी गद्दी पे बैठो, खेमे के अंदर रहो, किसी को भी एंटर मत होने देना जब तक मैं वापस नहीं आता। रात का वक्त होता है, शहरयार और शाहजहाँ दोनों खेमे से निकल जाते हैं। वज़ीर उनके खेमे में बैठ जाता है, किसी को भी एंट्री आने की इजाज़त नहीं थी। वो दोनों चुपके से महल में वापस जाते हैं। उसी कमरे में जाकर शाहजहाँ उन्हें दिखाता है कि अभी कुछ देर बाद रानी यहाँ से निकलेगी। तो वैसा ही होता है, चोर दरवाजे से कुछ देर बाद रानी निकलती हैं, दास दासियाँ निकलती हैं, और सब जाके प्लेजर गार्डन में मज़े कर रहे होते हैं। और पूरी रात ये सब शाहजहाँ और शहरयार दोनों देखते हैं कि उसकी बेगम उसे धोखा दे रही है। अब ये सब देखने के बाद तो शहरयार की ज़मीन खिसक गई पैरों तले। अब वो कहता अपने भाई से, यार मैंने
क्या चीज़ की कमी करी, इतनी बड़ी सल्तनत है मेरे पास, इतना प्यार मैंने अपनी बेगम को दिया, लेकिन फिर भी ये मुझे धोखा दे रही है एक ग़ुलाम के लिए। कहता कि भाई मुझे भी ऐसा ही हुआ, मेरे पास भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरी बेगम मुझे धोखा दे रही थी मेरे पीठ पीछे, जबकि मैं तो अपनी राजधानी से बाहर गया भी नहीं था। कहता यार दुनिया में कुछ नहीं रखा, एक काम करते हैं, तुम मेरा प्लान सुनो, फिर उसके बाद उस पर अमल करना। शहरयार कहता है कि हम दोनों अपनी अपनी सवारी लेके कहीं दूर निकल जाते हैं, ये राजपाट छोड़ते हैं और दुनिया की सारी मौज मस्ती छोड़कर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, जब तक हमें कोई हमसे बड़ा गमज़दा ना मिल जाए, यानी जिसका गम हमसे बड़ा ना हो, जब तक हमें कोई ऐसा ना मिल जाए, जब तक हम सफ़र करते रहेंगे, और इससे अच्छा है कि हम मर क्यों ना जाएं। कहता है शाहजहाँ की भाई ठीक है, ये भी बात ठीक है, यहाँ पे रखा ही गया है, जब सारे ही बेवफा हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर अपनी बीवी, इससे ज़्यादा भरोसा किस पर कर सकते थे। तो दोनों अपने सवारी को उठाते हैं और खेमों से पार करते हुए शहर से बाहर निकल जाते हैं। चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं उनके। तीसरे दिन जाकर उन्हें एक बाग दिखता है, जहाँ जाकर वो थोड़ा सा आराम करते हैं। वो उसके बाग के बराबर में ही ज़रा सी एक छोटी सी नदी बनी हुई थी। नदी के बराबर में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करते हैं। आराम करने के लिए कुछ देर ही उनकी आँख लगी होती है, तभी उन्हें कुछ शोर शराबा सुनाई देता है पानी का। तब वो उठकर देखते हैं एक दूसरे की शक्ल, यानी दोनों ने ही आवाज़ सुनी थी। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं और फिर नदी की तरफ देखने लगते हैं। नदी में से पानी दो हिस्सों में बँटता है और उसके बीच में से एक बहुत बड़ा खंभा निकलता है। खंभा निकलता जाता है, इतना बड़ा होता है कि वो पेड़ से भी ऊंचा चला जाता है, उसके बाद आसमानों को छूने के लिए निकल जाता है। ये देख के दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब ये देखते हैं कि जो खंभा था वो एक जिन में बदल रहा है। ये देखकर उनकी और हालत टाइट हो जाती है। वो दोनों पेड़ के ऊपर चढ़े जाते हैं और छुप के देखने लगते हैं सारा माजरा क्या है। तो नदी में से जो जिन निकला था उसके सर पर एक बहुत भारी ताबूत रखा हुआ था, संदूक समझ लीजिए, एक संदूक रखा था। उस संदूक को लेकर वो नदी में से निकला था। वो संदूक को लेकर उसी पेड़ के नीचे रखता है जिसके ऊपर ये दोनों चढ़े हुए देख रहे थे सब चीज़ें। जब संदूक रखता है जिन, तो वो देखते हैं दोनों भाई कि उस संदूक के चारों तरफ 7 ताले लगे हुए हैं, बहुत मोटे मोटे, जिनकी चाबी उस जिन के पास है। जिन अपनी कमर की बेल्ट में से उन तालों की चाबियां निकालता है, एक एक करके सातों के सातों ताले खोलता है, और उस बक्से को जब खोलता है तो उन दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की लेटी हुई है। वो लड़की संदूक से बाहर आती है। जिन उससे कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारी शादी के रात उठाकर ले आया था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरा दिल तुम पे फ़िदा है। जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना, तुम्हें और कोई छू ना पाए ना देख पाए, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये सब माजरा ऊपर दोनों भाई बैठ के सुन रहे थे, देख रहे थे। तो जिन कहता है कि मुझे आराम करना है, क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊँ? लड़की कहती है हाँ ठीक है, सो जाओ। तो जिन जो होता है वो उसकी गोद में सर रखता है और सो जाता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। जब वो गहरी नींद में जाता है, उसके खर्राटों की आवाज़ इतनी तगड़ी थी जैसे कि कोई शेर चिल्ला रहा हो। अब कुछ ही देर हुई होती है, वो लड़की जब ऊपर देखती है, पेड़ पर दोनों भाई बैठे होते हैं, वो इन्हें इशारा करती है कि नीचे आओ दोनों उतर कर। और उनकी और हालत टाइट हो जाती है। दोनों उसकी शक्ल देखते हैं और मना कर देते हैं कि हम नीचे नहीं उतरेंगे। वो फिर ज़ोर देती है कि दोनों नीचे उतर कर अभी के अभी आओ, नहीं तो मैं इस जिन को उठा दूँगी और ये तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर देगा। और उसकी बात सुनकर क्या करते, नीचे उतर आते हैं। वो लड़की जिन का सर उठाती है और ज़मीन पर रख कर धीरे से और उन दोनों को अंदर बाग की तरफ ले जाती है। उनसे पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे फ़लाँ मुल्क के बादशाह हैं और हमारी बेगमों ने हमें धोखा दिया, और ऐसे हम जब तक कोई हमसे बड़ा गमज़दा ना देख लें तब तक हम सफ़र करते रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा आराम करने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ और ही दिख गया। तो लड़की सारे किस्से सुनने के बाद उनसे कहती है हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम दोनों अपने कपड़े उतारो और जो मैं कहती हूँ सिर्फ वो करो। दोनों डर जाते हैं कि ये क्या करने के लिए कह रही है, लेकिन फिर भी लड़की उन्हें धमकाती है कि अगर जैसा मैं कहती हूँ अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं इस जुन को अभी उठा दूँगी और तुम दोनों की जान जाएगी। मैं उससे कह दूँगी कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो और ज़्यादा डर जाते हैं
मरता क्या ना करता। उसकी बात सुनते हैं। शाहजहाँ कहता है शहरयार से कि भाई पहले आप। शहरयार कहता है नहीं नहीं तुम जाओ। तो लड़की जो होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और दोनों से ही चिल्ला के कहती है कि तुम दोनों जल्दी से करते हो या नहीं, या मैं इस जिन को उठा दूँ। अब दोनों भाई डर जाते हैं और जो वो कहती है वो सब काम करके फारिग हो जाते हैं। तो लड़की जो थी उसकी कमर के पीछे कपड़ों में एक रस्सी होती है। जब वो रस्सी के गोले को निकालती है उसमें कई सारी अंगूठियाँ होती हैं बंधी हुई, लोहे चांदी की, सोने की। तो जब उन अंगूठियों को निकालती है तो उनको दिखा कर पूछती है कि तुम्हें पता है ये क्या है। वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पता ये क्या है। तो कहती है ये अंगूठियाँ हैं 98 अंगूठियाँ हैं, यानी मैं अब तक 98 आदमियों से मिल चुकी हूँ और अब तुम दोनों भी मिल गए हो, अपनी अपनी अंगूठियाँ मुझे दो। वो दोनों भी अपनी अंगूठियाँ डरते डरते दे देते हैं। तो कहती है अब पूरी 100 हो गई हैं ये, यानी मैं अब तक 100 मर्दों से मिल चुकी हूँ इस जिन के होते हुए। इस जिन ने मुझे अपनी शादी की रात पर उठा लिया था। जब से मुझे अपने 7 समुंदर के अंदर रखता है, इतने पेरे के अंदर रखता है, 7 तालों के अंदर रखता है, फिर भी मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से घूमती फिरती हूँ और जो मेरा मन होता है मैं वो करती हूँ। इसको आज तक कभी खबर नहीं हुई। तो औरत को चाहे जितने भी पेरे में रख लो, जब उसका जो करने का दिल होगा वो करेगी करेगी। ये बात सुन के दोनों भाई तो बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और वहाँ से फटाफट निकल लेते हैं। लड़की जाके दोबारा जिनका सर उठाती है और अपनी गोद में रख लेती है और वो दोनों भाई अपनी सवारी उठाते हैं और वापस शहर की तरफ निकल जाते हैं। जब ये सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं दोनों कि भाई इस जिन का तो हमसे भी बुरा हाल है, ये इसको इतनी कैद में रखता है, हर वक्त अपने साथ रखता है, अपने सर पे उठाए उठाए घूमता है, 7 तालों में कैद करके इस बक्से में डाल रखा है, फिर भी ये लड़की अपनी मनमानी कर ही लेती है कैसे न कैसे करके। तो यही बात चल रही होती है। अब शहरयार कहता है कि अब मेरा प्लान सुनो। अब मुझे पता चल गया है कि दुनिया में कोई भी औरत भरोसे के लायक नहीं है, ना ही कोई बेगम भरोसे के लायक है। ये बात कह के उससे कहता है कि अब मैं अपने राज्य की, इस दुनिया की सारी औरतों के साथ ऐसा करूँगा कि दुनिया याद करेगी। शाहजहाँ पूछता है कि ऐसा क्या करने वाले हो भाई। कहता महल चलो फिर उसके बाद बताऊँगा। अब दोबारा खेमे में अपने वापस आते हैं। वज़ीर से कहते हैं कि महल चलो, हम शिकार पर नहीं जा रहे। अगले दिन दोबारा अपने वो महल में जाते हैं। सुबह ही सुबह शाहजहाँ जो था वो हुक्म देता है, सारे दरबारियों को बुलाता है, सारे मंत्री और वज़ीर को बुलाता है। कहता है कि आज से नया रूल लागू होगा कि मुझे एक लड़की रोज़ाना शादी के लिए चाहिए शाम को, और जैसे ही अगले दिन हो उसके बाद उसका सर कलम कर देना। अब ये हुक्म सुनते ही सब घबरा जाते हैं, लेकिन बादशाह था उसकी नाफरमानी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही होता है। शाम के वक्त वज़ीर कहीं ना कहीं से एक अमीरज़ादी ढूंढ कर लाता है, उससे उसकी शादी करवाता है शहरयार की। वो शहरयार रात भर उसके साथ रहता है और सुबह उसकी गर्दन कटवा देता है। अगले दिन भी एक अमीरज़ादी लाई जाती है, उसकी शादी होती है और सुबह उसकी गर्दन कटवा दी जाती है। 1-1.5 साल तक यही चलता रहा। शाहजहाँ अपने राजधानी पहुंच चुका था उसी वक्त। उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। तो 1-1.5 साल इसी तरीके से निकल जाता है। नई लड़की लाई जाती और सुबह उसकी गर्दन काट दी जाती, फिर नई लड़की लाई जाती, फिर उसकी गर्दन काट दी जाती। अब ऐसे ही चलते चलते पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया कि सब अपनी लड़कियों को छुपा कर रखने लगे। जो लोग थे पैसे वाले वो तो शहर को छोड़कर ही निकल गए। जिनके पास पैसा था, दौलत थी, वो इसी घबराहट से शहर छोड़ के चले गए और कहीं और जाकर बस गए। अब जो नहीं जा सकते थे, जिनकी इनकी आमदनी नहीं थी या जिनके पास पैसे नहीं थे, वो अपनी लड़कियों को छुपा छुपा के रखते थे। आखिरकार हुआ कि शहर की पूरी सारी की सारी लड़कियां खत्म हो गई। ना ही कोई अमीरज़ादी बची, ना ही कोई लड़की बाहर निकलने के लिए तैयार थी। अब जाके वज़ीर कहता है शहरयार से कि शहरयार बादशाह, अब कोई लड़की नहीं बची है हमारी सल्तनत में, इस शहर में, जो कि आपके निकाह में ला सकूं। वो कहता मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। अब वो मरता क्या ना करता, वापस आता है अपने घर पे, बहुत परेशान होता है। तो उस वज़ीर की भी 2 बेटियां थीं। उसकी जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था शहरज़ाद और छोटी बेटी का नाम था दुनियाज़ाद। जब वो शहरज़ाद बड़ी बेटी अपने अब्बू की शक्ल देखती है,
पूछती है कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसके अब्बू सारा माजरा बताते हैं कि बादशाह को कैसे न कैसे करके रोज़ एक लड़की ला के देनी और सुबह उसकी गर्दन काटनी होती है मुझे अपने हाथों से। अब कोई लड़की मिल नहीं रही जो मैं उसके निकाह में ला कर दूँ। और इसी बात से मैं परेशान हूँ। सारी लड़कियाँ या तो छुप गई हैं या शहर छोड़ के चली गई हैं। तो जो वज़ीर की लड़की होती है शहरज़ाद, वो काफ़ी अच्छे खासी पढ़ी लिखी होती है। उसने साइंस, टेक्नोलॉजी और बाकी मेडिकल में भी काफ़ी महारत हासिल कर रखी होती है। काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी होती है क्योंकि उसका बाप वज़ीर था, तो हर तरीके की बुक उसके पास थी। वो काफ़ी होशियार होती है, अपने बाप को सलाह देती है कि मैं एक काम कर सकती हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ रुक सकता है। उसका बाप पूछता है कि ऐसा क्या है, अगर ऐसा कुछ प्लान है तुम्हारे पास तो बताओ, फिर उस पर अमल किया जाए ताकि ये कत्लेआम रुक सके। उसकी जो बड़ी बेटी होती है शहरज़ाद कहती है कि मेरी शादी महाराज से करवा दो, मेरी शादी बादशाह से करवा दो, उसके बाद ये सब कुछ रुक जाएगा। अब ये सुनकर तो वज़ीर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी खुद बादशाह से शादी करना चाहती है। उसे सब कुछ पता है कि वो सुबह ज़िंदा नहीं बचेगी, लेकिन वो ज़िद पर अड़ जाती है कि नहीं, मेरी बादशाह से शादी करवाओ और उसके बाद ही ये सब रुक सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी करवाओ। अब यही आर्गुमेंट चल रहा होता है। अब क्या होगा अगले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शहरज़ाद की शादी बादशाह से होती है नहीं होती, उसका बाप उसे क्या समझाएगा, या वो अपनी ज़िद पर अड़ी रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।